तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि दो कहानियां लेकर आया हूँ। और बात करूँ इन दोनों कहानियों की, तो दोनों कहानियां अपनी अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत हैं। बस उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों कहानियां पसंद आए, क्योंकि इन दोनों कहानियों की बात कुछ अलग ही है। और ठीक, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूब पर। कहानियां सुनाने के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। और ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप कहानियां मुझे मेल पर भेजें, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक भी डाल दूंगा। वहां पर आप इजीली मुझे मेल भी कर सकते हैं। बस अब बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम आर्या है और मैं विशाखापट्टनम से हूँ। ये बात तब की है जब मैं 18 साल का था। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। वहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छी सहेली मिली। यूं कहिए कि वो धीरे धीरे मेरी फ्रेंड बनी और हम दोनों में धीरे धीरे आगे चलकर प्यार हो गया। ये प्यार धीरे धीरे इतना मजबूत हो गया कि मुझे नहीं मालूम था कि हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात रही घर की। मेरी शादी में आप यकीन मानिए, कुछ भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आज की डेट में तो कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने एकदम सही जगह हाथ मारा है, क्योंकि मैं और लोगों को देखता हूँ तो उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन नहीं, मेरी शादी में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई। और बात करूं उस दिन की जिस दिन से यह सिलसिला शुरू हुआ, तो हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद अचानक मुझे आयशा का कॉल आया। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे और ठीक हम दोनों वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे। अचानक कुछ देर बाद उसने मुझसे कहा कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। मैंने उसे मना नहीं किया, बल्कि ये सोचने लगा कि मैं अपनी कार से जाऊं या बाइक से। उस बीच मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी बाइक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता इतना दूर नहीं था। हाँ, बस बीच में थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता पड़ता था। अक्सर दिन में सभी लोग ये कहा करते थे कि उस रास्ते से मत जाना, वो रास्ता रात के समय ठीक नहीं है। लेकिन उस समय मैं इतना खुश था कि मैंने किसी को बिना बताए चुपचाप बाइक की चाबी निकाली और उससे मिलने के लिए चला गया। दोस्तों, आपको सच सच बताता हूँ, जब मैं रास्ते में अपनी बाइक चला रहा था तो अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई बैठा हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि ये सब मैं मिरर में भी देख सकता था, लेकिन मैंने अपनी बाइक के दोनों मिरर हटवा रखे थे, इसीलिए मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखना पड़ रहा था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं कि जिसकी भी शादी होती है तो उसके हल्दी की रस्मों से पहले उसके हाथ पर एक धागा बांध दिया जाता है। और तो और पंडित ये भी कहता है कि इस धागे को बांधने के बाद घर से 500 मीटर की दूरी से आगे मत जाना, क्योंकि ये इस तरीके का कार्य होता है जिसमें माना जाता है कि वर और वधू दोनों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस फिर क्या था, बाइक चलाते चलाते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने जैसे ही अचानक पीछे मुड़कर देखा तो तब भी कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यह आवाज सुनने के बाद मैं अचानक शॉक्ड हो गया। समझ में नहीं आया कि आखिर ये आवाज आई कहां से, क्योंकि एक तो सुनसान रास्ता और बाइक में अकेले ही चला रहा था। अगल बगल कोई भी नहीं था, यहां तक कि एकदम घुप अंधेरा था। बस मैंने डर के मारा आयशा को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि इससे आगे मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। आयशा कहते कि क्या हुआ, उससे पहले मैंने फोन काट दिया और मैं चुपचाप बाइक को वापस घुमाता हुआ स्पीड से घर आ गया। ये बात मैंने घर आने के बाद आयशा को बिल्कुल भी नहीं बताई कि रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, दिन बीत गया। अगले दिन मेरी शादी हो गई। यूं समझो कि कुछ महीनों बाद मुझे आयशा ने गुड न्यूज सुनाई। आयशा ने जब मुझे पहली बार इस बारे में बताया तो मैं बेहद खुश हो गया, यहां तक कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। और ये बात जैसे ही मैंने अपने घर में बताई तो घर वाले एकदम बहुत खुश हो गए। यूं समझो कि लाइफ एकदम स्टेबल चल रही थी। और तो और घर वाले सभी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर आप सभी को एक बात बता दूं कि मैं बैंक मैनेजर हूं और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं घर पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊं। आखिर करे भी तो क्या करें, नौकरी जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होती है, जो कि मर्दों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कौन जानता है किसके साथ क्या हो जाए, क्योंकि मेरे साथ इसके बाद जो जो हुआ वो बात आज भी सोचकर मेरे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय हो रहा था वैसे वैसे आयशा का बिहेवियर अजीब सा होता जा रहा था। एक बार को तो मुझे ऐसा भी महसूस होने लगा कि ये समय ही कुछ ऐसा है। ऐसे समय में इंसान का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। और वाकई में ऐसा होता है
क्योंकि जिनके साथ भी ऐसा हुआ है वो नीचे कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में हर बार ऐसा होना एक ही चीज के बारे में होता है? नहीं, बहुत सी चीजें अजीब सी भी होती हैं जो जैसी दिखाई देती हैं अक्सर वो वैसी नहीं होती। अब दोस्तों आप ही सोचिए, जैसे जैसे आयशा का डिलीवरी का टाइम आता गया तो वो अचानक उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चेंज होने लगा। कई बार तो वो दीवार पर अपना सर मारने की कोशिश करती, यहाँ तक कि मेरी जॉब के चक्कर में मुझे कई दिनों तक छुट्टियां भी लेनी पड़ी। मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। अब देखिए ना, ऐसे ही एक बार की बात थी। घर वाले सभी शादी में गए हुए थे। उस वक्त मैं आयशा के साथ ही था। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तो मैंने अपने माता पिताजी को फोन करने की बहुत कोशिश की। और तो और मेरे पिताजी ने बार बार फोन तो उठाया, लेकिन वहां शोर इतना ज्यादा था कि वो मेरी बात सुन ही नहीं पाए। अब आप ही बताइए कि ऐसे में मैं क्या करता। मैंने बिना कुछ सोच समझे अपनी कार उठाई और आयशा को कार में बिठाकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले गया। दोस्तों मैं क्या करता, मेरी जगह अगर और कोई भी होता तो वो भी वही काम करता जो कि मैंने किया। बस मुझसे एक गलती यह हो गई कि मैंने हॉस्पिटल पहुंचने के चक्कर में जल्दबाजी में एक शॉर्टकट ले लिया। वो शॉर्टकट बहुत ही अजीब था। यूं समझो कि मैं उस रास्ते में घूमता ही रह गया। उस वक्त मैं आयशा को बस इतना ही कह रहा था कि ऐसा बस थोड़ी देर और, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। लेकिन जब बहुत समय तक मैं नहीं पहुंच पाया तब आयशा ने मुझसे कहा कि क्या हुआ आर्या, पहुंचे कि नहीं? मैंने कहा नहीं, लेकिन तुम आराम से बैठी रहो, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। रास्ते में चलते वक्त मुझे एक रास्ता और दिखाई दिया। वो रास्ता शायद पक्की रोड का था। मुझे लगा कि इस रास्ते से मैं जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस रास्ते पे चलने के बाद मुझे अचानक एक लड़की दिखाई दी जो कि रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। मेरी नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो मैंने अचानक उसके सामने गाड़ी रोक दी। मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बीवी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम उसे संभाल सकती हो? बस किसी भी तरह मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। दोस्तों सच कहूं तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने मिरर में पीछे की तरफ देखा। वो लड़की लगातार मेरी वाइफ को देखे जा रही थी। कभी वो उसके चेहरे की तरफ देखती तो कभी उसके पेट की तरफ। बीच बीच में वो उसके पेट को सहला भी रही थी। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा करने से आयशा को नींद नहीं आएगी, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसकी कुछ देर बाद वो आयशा के साथ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। मैंने अचानक जैसे ही गाड़ी रोकी तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उस वक्त सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैं आयशा के सामने नहीं दिखा सकता था कि मुझे इस वक्त बहुत डर लग रहा है। और फिर भी मैंने उससे हिम्मत करके पूछा कि तुम यहां से उतर जाओ, मैं अपने आप चले जाऊंगा। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो और कहां जा रहे हो, मुझे इस बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने घबराते हुए उससे पूछा कि कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं तुम्हें इससे पहले भी मिली थी, शायद तुम्हें याद नहीं। याद करो वो रात जिस दिन तुम्हारी हल्दी की रात थी। दोस्तों सच कहूं तो एक बार को मेरा माइंड पूरा घूम गया, लेकिन उस वक्त मैंने हिम्मत करके बोला, मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम जो कोई भी हो इस गाड़ी से प्लीज उतर जाओ। उसने मुझसे एकदम से कहा कि तुम्हें इस लड़की से दूर रहना होगा, और हाँ दूसरी बात यह कि तुम इस बच्चे को कभी जन्म नहीं दे पाओगे, ये बच्चा कभी बाहर नहीं आएगा। दोस्तों सच कहता हूं मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। मैंने जैसे ही उसे हाथ लगाया तो वो अचानक से पीछे की ओर हट गई। उस पल ऐसा लगा मानो कि जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति हो। शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे गले में 2-4 लॉकेट थे। सच कहूं तो ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कुछ शक्तियां बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। बस एक बात थी कि वो मेरे छूने से ही दूर हो रही थी, जबकि वो आयशा को आराम से हाथ लगा पा रही थी। बस फिर क्या था, मैंने जैसे तैसे उसे नीचे उतारा। उसके उतरते ही कार में एक अजीब सी ठंडक पैदा हो गई। मैंने जैसे ही तेजी में गाड़ी चलाई तो एकदम से मैंने पीछे वाले मिरर में देखा, वो लड़की वाकई में जमीन से 1 फुट ऊपर थी और तो और धीरे धीरे हमारी ही तरफ आ रही थी। लेकिन उस वक्त मैं ऐसी सिचुएशन में था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं तो क्या, मेरी जगह आप भी होते तो शायद आप भी कुछ नहीं कर पाते। बस मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर ऐसा दबाया कि सीधा हॉस्पिटल जाकर ही रोका। वहां पहुंचने के बाद मुझे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली। आयशा को लड़का पैदा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये थी कि 6 महीने के बाद वो हमें छोड़कर चला गया। उस वक्त आयशा पूरी तरह टूट चुकी थी। यूं समझिए कि धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। मैं जब भी आयशा की तरफ देखता तो उसका उदासी वाला चेहरा देखकर मेरा दिल भी बहुत टूट जाता था। और तो और मुझे कई रातों को सपने भी आने लगे थे। उस सपने में मैं उसी औरत को देख पाता था। वो मुझसे कहती कि क्या हुआ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बीवी कभी मां नहीं बन पाएगी। दोस्तों सच कहूं तो उन सपनों के बीच में इतना परेशान हो गया कि मैंने एक बाबा के पास जाने का फैसला किया। ये सारी बात जब मैंने बाबा को बताई तो बाबा ने मुझसे बहुत कुछ कहा,
ये सारी बातें मैं आप सबको नहीं बता सकता। बस इतना बता दूं कि बाबा ने मुझे बताया कि वो साया तुम्हें ले जाना चाहता है, लेकिन उसके बीच में एक रुकावट है, और वो है तुम्हारी बीवी। वो सबसे पहले तुम्हारी बीवी को हटाना चाहती है। दोस्तों, उस वक्त मैंने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा, मैं आयशा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे करने को, मैं उसे जरूर करूंगा। बस आप मुझे किसी भी तरह रास्ता दिखाइए। बस दोस्तों, फिर क्या था, बाबा ने मुझे जो कुछ भी बताया मैंने वो सब कुछ किया। उसके बाद वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी एक बात सच हो गई। उसने कहा था कि तुम कभी मां नहीं बन पाओगी, और तो और ये बात वाकई में सच हो गई। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया, लेकिन डॉक्टर को यही कहना था कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है। पर मैंने जितनी बार भी ट्राई किया, आयशा कभी मां नहीं बन पाई। काफी समय बीत जाने के बाद मैंने फैसला किया कि हमें एक लड़की को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। यूं मानिए कि उस लड़की के आने के बाद से आयशा के जीवन में एकदम हरियाली सी छा गई। और तो और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने उस दिन के बाद से आयशा को आज तक ये महसूस नहीं होने दिया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। बाकी दोस्तों, से ज्यादा क्या ही कहूं, बस यही थी मेरी ये कहानी। मुझे पता है कि आपको ये कहानी ज्यादा हॉरर तो नहीं लगेगी, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसे बहुत अच्छे से मालूम होता है। बस मैं दुआ करूंगा कि जल्द ही मेरी ये कहानी महेश सर अपने चैनल पर लेकर आए। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आर्या जी की कहानी। मैं इस कहानी पर अपना ओपिनियन दूं तो ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। नहीं मालूम आप लोगों को ये कहानी कैसी लगेगी। और सच कहूं तो हॉरर कहानी का मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक भी नहीं होता है, उल्टा जो रियलिटी होती है वो मैंने आपके सामने रखी है। बस आप इस कहानी में लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी के साथ मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मैंने इस चैनल के लिए पहले भी कई कहानियां भेजी हैं, लेकिन यह कहानी मेरे साथ कुछ हाल ही में हुई है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता था, इसीलिए वो मुझे महाराष्ट्र के सांगली शहर में लेकर गए। मेरे पिताजी को 35 साल का एक्सपीरियंस था। बस उन्हीं के साथ रहकर मैंने 10 दिन काम सीखा। उसके बाद पिताजी ने मुझे एक बंगलों में शिफ्ट कर दिया। सच कहूं तो वो बहुत अमीर लोग थे, शायद जैन थे। उन्होंने मुझे जो कमरा दिया था वो देखने में वाकई बहुत खूबसूरत था। एक अच्छा खासा साफ सुथरा बेड और बढ़िया सा पंखा लगा हुआ था। खिड़की से बाहर देखने पर रोड दिखाई देती थी। यकीन मानो कि वहां जाने के बाद मेरा मन एकदम से वहां पर लग गया। हाँ, पर एक बात थी, मैं जिस कमरे में रहता था वहां पर कई बार कुछ अजीब सी गंध आती थी, लेकिन लगातार 15 दिन काम करने के बाद मैंने इन चीजों को इग्नोर कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक अजीब सी बात थी। काम करते वक्त घर वाले मुझे कई बार राकेश के नाम से बुलाते थे, जबकि मेरा नाम मुकेश था। कई बार जब मैं कमरे में अकेला बैठा रहता तो सोचता कि शायद दोनों का नाम आसपास है, इसीलिए उनसे गलती हो जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही काम करते करते मैंने काम वाली बाई से मजाक में कहा कि एक बात बताओ, ये राकेश कौन है? सच कहूं तो उसका नाम सुनते ही काम वाली बाई मुझे एकदम से देखकर चौंक पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कुछ देर वो मुझे ऐसे ही घूरती रही। उस वक्त सच कहूं तो मैं बिल्कुल डर गया था। उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके मन में कई सारे सवाल हो। वो मुझे धीरे से पकड़कर कोने में ले गई। उसने मुझसे कहा कि आज के बाद इस नाम को दोबारा इस घर में मत लेना, और हाँ, अगर मेरे अलावा ये बात किसी को कही तो तुम्हें इस नौकरी से निकाल देंगे। बस तुम चुपचाप अपना काम करो, और हाँ, इस नाम के बारे में घर में बिल्कुल बात मत करना। दोस्तों, सच कहूं तो मेरी भी बुद्धि बच्चों वाली थी। मैंने सोचा कि शायद इस नाम का कोई उनका दुश्मन होगा। मैंने इस बात को यहीं पर नोटिस करना बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा। मैं जब भी कमरे में सोता तो रात को अचानक ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती। कई बार तो अचानक से मेरे घोष बम खड़े हो जाते थे। अब नहीं मालूम ये मेरे डर की वजह से था या फिर उस शक्ति की वजह से। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि मैं जब भी अपना कमरे में सामान सजा कर जाता तो वापस लौटते हुए देखता कि सामान सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है। मुझे हल्का फुल्का महसूस हो चुका था कि शायद उस शक्ति को पता चल गया है कि उसके बारे में इस घर में बातें हो रही हैं। दोस्तों, फिर क्या था, धीरे धीरे मुझे शक होने लगा। मैंने उस काम वाली बाई से एक बार फिर से पूछा, लेकिन उसने दोबारा मुझे सख्ती से मना कर दिया और चुप रहने को कहा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र में हर शनिवार को सब्जी मंडी लगती है। ऐसे ही मैं उस काम वाली बाई के साथ कई बार उस मंडी में चला जाया करता था। उस वक्त मैं उसके साथ अकेला था, तो अचानक मेरे दिमाग में वही बात दोबारा आ गई। मैंने बहुत बार लगातार उससे यही सवाल किया
तो वो गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कोने में ले गई। इसके बाद उसने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि उस वक्त जब मैं वहां पर खड़ा था तो मुझे वहां से घर जाने का मन नहीं कर रहा था, जबकि वो बंगला और वो कमरा दोनों में कोई भी कमी नहीं थी। यूं समझो कि बस मैं खड़ा खड़ा डरता ही रह गया। उस काम वाली बाई ने मुझसे कहा कि जिस तरह तुम इस घर में काम करते हो इसी तरह तुम्हारी जगह राकेश नाम का लड़का काम करता था, और तो और वो अपने परिवार को चलाने वाला एक लौता लड़का था। धीरे धीरे उसके सर पर इतना कर्जा हो गया कि जिसकी कीमत चुका पाना नामुमकिन था। उसने एक बार मालिक से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने इतने पैसे देने के लिए साफ मना कर दिया। 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। बस इसी बात से परेशान होकर राकेश ने कमरे में आकर खुद को फांसी लगा ली। तब से लेकर अब तक उस कमरे में कोई नहीं गया। जिस दिन पहली बार तुम यहां रहने के लिए आए थे और जब हमने तुम्हें देखा कि तुम लगातार 10-15 एक महीने से रह रहे हो, तो एक बार को तो हमें यह भी लगा कि अब तक तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों नहीं हुआ। मैं तो काम करके शाम को चली जाती हूँ, यहाँ पर बस वॉचमैन रहता है। वॉचमैन बताता है कि यहाँ पर वो लड़का राकेश अभी भी दिखाई देता है। रात के वक्त वो गार्डन में घूमता रहता है। कई बार तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत गुस्से में है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वो गार्डन से आके कभी भी नहीं जाता, क्योंकि वहां पर एक हनुमान जी का मंदिर है, इसीलिए गार्ड भी ड्यूटी करने से डरता नहीं है। बस तुम इस बात का खास ख्याल रखना, इस बारे में घर में किसी से कोई बात मत करना, वरना तुम्हारी नौकरी जाने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद यकीन मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मुझे मौसी की बस ये बात याद थी कि इस बारे में किसी को कुछ मत कहना, और मैं करता तो क्या करता। इस तरह की नौकरी, इतना ऐशो आराम कहीं नहीं मिलेगा। बस मैंने इस बात को अपने पेट में ही दबाए रखा। ऐसे ही एक रात काम करते करते मुझे 9 बज गए, और मैं करता भी तो क्या करता, बाहर मच्छर भी बहुत काट रहे थे। इसीलिए मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि पंखा चालू था। पंखा ऑन देखकर मैं एकदम समझ गया कि ये शायद उसी का काम होगा। उस वक्त मैं खिड़की से देख पा रहा था, बाहर वॉचमैन बैठा था और गार्डन भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। सच कहूं तो जब से मुझे बात पता चली उस दिन से हर एक रात काटना मेरे लिए बहुत भारी हो रहा था। ये सब देखने के बाद मेरी हिम्मत एकदम टूट गई, लेकिन मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर लाइट ऑन की। लाइट जलने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगा। मैंने तुरंत ही अपने फोन में हनुमान चालीसा लगा दी और मैं धीरे धीरे अपना बिस्तर सेट करने लगा। उस वक्त मैं बाहर गार्ड की तरफ भी देख रहा था। माहौल एकदम धीरे धीरे शांत होता जा रहा था, यूं मानो कुछ अजीब सा हुआ और एकदम शांति सी छा गई। मैंने अपने कानों पर हेडफोन लगाया और चुपचाप सोने की कोशिश करने लगा, क्योंकि जब से मुझे इस बारे में पता चला तो मेरी रातें एकदम बिल्कुल खराब हो रही थी। बस भगवान का साथ था और मैं अब तक बिल्कुल सेफ था, इसीलिए मैं सब चीजें ट्राई कर पा रहा था। तो उस वक्त सोते सोते मुझे रात के 2 बज गए और जैसे ही अचानक मेरी आंखें खुली तो मैं नींद में ही था। उस समय मानो मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं सब कुछ मानो भूल चुका था। ऐसा सोचो कि जैसे मैं अपने घर के बिस्तर में सो रहा हूं। जब मैंने आंखें मसलकर खिड़की की तरफ देखा तो देखा कि मेरी ही उम्र का एक लड़का बिल्कुल खिड़की के किनारे पर खड़ा था। मैंने जैसे उठकर देखने की कोशिश की तो वो वहां से गायब हो गया। उस वक्त मुझे इतना ज्यादा डर लगा कि मैं दरवाजा खोलकर सीधा वॉचमैन की तरफ भागा। वॉचमैन मुझे देखते ही समझ गया। उसने एक भारी से आवाज में मुझसे कहा, लगता है तुम्हें किसी ने डराया है। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, तुम एक काम करो, सुबह होते ही इस घर से चले जाओ। वो आत्मा बहुत गुस्सैल है, न जाने कल को तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा बैठे, इसीलिए कहता हूं चुपचाप कल यहां से रवाना हो जाओ। मैंने वॉचमैन से कहा, लेकिन मैं उस कमरे में नहीं सो सकता, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वॉचमैन ने मुझसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जल्दी उठा दूंगा। बस तुम यहां से किसी भी तरीके से निकल जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। साथियों, उस वक्त मैं वॉचमैन के बगल में कुर्सी लगाकर रात भर वहां बैठा ही रहा। सच कहूं तो मैं वॉचमैन से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वॉचमैन ने जब मेरा हाथ पकड़कर देखा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मुझे देखकर वो एकदम हैरान सा रह गया, लेकिन वॉचमैन ने मुझे बुखार की गोली दी। डर इतना था कि मैं उनके कमरे में भी नहीं सोया, बस उनके बगल में ही कुर्सी लगाकर उसी पर सो गया। सुबह तकरीबन 5 बजे वॉचमैन ने मुझे उठाया। मैं जब उठा तो दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया। सबसे पहले मैंने अपना बैग पैक किया और सीधा 7 बजे तैयार होकर मालिक के सामने खड़ा हो गया। मुझे ऐसा बैग पैक तैयार देखकर मालिक लोग एकदम समझ गए। कहने लगे कि ठीक है, बाकी का हिसाब हम तुम्हारे पिताजी से कर लेंगे, ये लोग कुछ पैसे तुम्हारे किराए के काम आएंगे। दोस्तों, सच कहूं तो मुझे उन लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था।
एक बार को तो मन में ये सवाल उठा कि क्यों ना इनसे बोल दो, लेकिन क्या करता, मुझ गरीब में इतनी हिम्मत नहीं थी। यूं मानो मेरी आवाज पर किसी ने टेप लगा दी हो। बस मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर उस दिन वो उसे 5 लाख रुपए दे देते तो शायद आज राकेश जिंदा होता। पर क्या कर सकते हैं, जिसका पैसा उसकी मर्जी, चाहे कोई आपको 100 रुपए दे या 1 लाख रुपए, मर्जी तो देने वाले की होती है। पर खैर, आज मैं राजस्थान में हूं और अब मैं वापस से स्कूल चला गया हूं, क्योंकि जब मैंने यहां आकर पिताजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने मेरी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया। उल्टा ये कहा कि तू एक काम कर, तुझे मैं दोबारा स्कूल में डाल देता हूं। दोस्तों सच कहूं, घर पहुंचने के बाद मैं एकदम सेफ फील करता हूं, आराम से अपने बिस्तर पर सोता हूं और तो और मुझे कोई सपने भी नहीं आते। लेकिन जब भी मैं उस बारे में सोचता हूं तो यकीन मानो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस उम्मीद करूंगा कि मेरी ये कहानी सर आप लोगों तक जरूर लेकर आए। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 2 कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों कहानियां बेहद पसंद आई होगी। और तो और इस तरह की रियल कहानियां बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं, क्योंकि इन कहानियों में एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैं शायद अपने शब्दों में बयां कर पाया नहीं। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वाकई मैं कहता हूं कि ये एकदम सब्सक्राइबर की रियल स्टोरी है। अगर आपको ये लगता है कि दोनों कहानियां बनाई हुई है तो मैं इस कहानी का स्क्रीनशॉट आपको चैनल पर जरूर दिखाऊंगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बस आप लोगों से इतनी ही उम्मीद है कि इसी तरह साथ बनाए रखेगा, क्योंकि मैं जल्द ही मिलूंगा इसी तरह की रोमांच भरी और रहस्यमयी कहानी के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।